Hello guys, welcome to our channel Study Mania platform. Today we will discuss some RCC important questions जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। और जैसे कि जेई हो गया या फिर एई राजस्थान जेई के भी एग्ज़ाम्स होंगे, फिर एसएससी जेई भी होंगे, तो आपके हेल्पफुल हो सकता है ये क्वेश्चंस। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि एफसी के जो होता है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट होता है, एफआई जो होता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील होता है। और ये इसका येस तो हमें पता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ऑफ स्टील। ओके, तो अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन इन केस ऑफ द कंक्रीट कितना होगा? तो कंक्रीट जो होता है एक ब्रिटल मटेरियल होता है, तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है 0.0035। अगर स्टील का अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेन पूछा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.002। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर। एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले मुझे फोकस करना है कि वो जो लिमिट स्टेट ऑफ द सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन जो किया है वो इंक्लूड करता है क्रीप सिंकेज टेम्परेचर ऑकरिंग किस टाइम पे क्रिएशन ऑफ द पार्टीशन। ओके, एंड वहाँ पे फिनिशिंग भी एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस आ सकते हैं। एक होता है कि मान लो स्ट्रक्चर का कास्टिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मान लो कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग करने वक्त हमारा डिफ्लेक्शन जो है कुछ ज़्यादा आने का चांसेस होता है। तो अगर हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा आने का चांसेस होता है तो हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो स्पैन पे 250 उस केस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल रखा है कि हमारा इरेक्शन पार्टीशन जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, फिनिशेस भी अप्लाई करा दिया है, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होता है वो कम आने का चांसेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्शन, वहाँ पे हमारा जो कंट्रोलिंग जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है स्पैन बाय 350 और 220 mm, जो भी कम हो उसमें से। ओके, इन केस ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ द क्रीप एंड श्रिंकेज। तो ये वाला जो है इन केस ऑफ द कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ द क्रीप एंड श्रिंकेज हम उस वक्त ही इग्नोर कर सकते हैं जब अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इनलास्टिक स्ट्रेन्स इंड्यूस होगा। ओके, क्योंकि अल्टीमेट लिमिट जो होता है वो हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। कोई भी डक्टाइल कभी भी हमसे अपने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व देखा होगा, उसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेन का वैल्यू होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। ओके, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील एट द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर। तो हम जब स्ट्रेन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए, तो क्या होता है, हम ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कंक्रीट के पोर्शन में कॉम्प्रेशन जोन होता है और नीचे वाला टेंशन का जोन होता है। तो कॉम्प्रेशन का आउटर मोस्ट फाइबर में जो स्ट्रेन का वैल्यू दिया जाता है वो कितना होता है 0.0035। जहाँ की स्टील का जो स्ट्रेन के बारे में अगर दिया होगा तो हम ये वैल्यू ही यूज़ करेंगे, कितना FY डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.02। ओके, देन 5th नंबर बोल रखा है कि डिफ्लेक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकें, किस वैल्यू। तो हमें पता है कि हम जब भी डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो हम स्पैन बाय डेप्थ रेशियो को लेकर निकालते हैं, तो बस वही उसी चीज़ को अगर कंट्रोल किया जाए तो हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरीली। अच्छा, तो हमें लिमिट स्टेट जब भी हम रेनफोर्समेंट को डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे स्पेसिंग का मेन रोल होता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर स्पेसिंग अगर सही नहीं हुआ तो हमारा क्रैकिंग हो सकता है। ठीक है, देन अनइक्वल टॉप एंड बटम रेनफोर्समेंट इन ए स्टील रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन। तो एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन बनाया है, उसमें टॉप और बटम का जो रेनफोर्समेंट है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, मतलब कि श्रिंकेज की वजह से डिफ्लेक्शन आ सकता है। ओके, देन व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर एज पर द लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द स्टील। तो हमें पता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जब भी हम कोई भी मेथड शुरू करते हैं तो वहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके, सो मेजर रोल प्ले करता है, तो इसका वैल्यू जो होता है स्टील के लिए 1.15 लिया जाता है और कंक्रीट के लिए 1.5 लिया जाता है। तो कंक्रीट के केस में 1.5 मतलब कि ज़्यादा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि होता है क्या है कि स्टील जो मैन्युफैक्चर होता है, हम सबको पता है स्टील हम कोई भी साइट में या फिर फील्ड में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वो कोई इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही अच्छी तरीके से एनवायरमेंट को कंट्रोल करके मेंटेन करके करा जाता है। तो वहाँ पे जो क्वालिटी होता है बहुत ही सही होता है स्टील के लिए एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट। इसलिए ये कंक्रीट का जो लिया जाता है वो थोड़ा कंक्रीट का जो वैल्यू होता है, मतलब आई मीन कंक्रीट का जो प्रॉपर्टी होता है, कंक्रीट का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही, मतलब कि जो क्वालिटी बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। इसलिए क्या किया जाता है, उसका वैल्यू स्टील के
कंपैरिजन से कम ज़्यादा लिया जाता है। ओके 1.5। देन कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड्स अंडर लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हम इसका टेबल रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए। ओके तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड का कॉलम बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया जाता है 3 केसेस के लिए। एक दिया जाता है डेड लोड के साथ अगर लाइव लोड हुआ तो क्या होगा, तो कोलैप्स के केस में 1.5 एंड 1.5 ही होगा, लेकिन सर्विसेबिलिटी के केस में 1.1 होगा। ओके 1.0 दैट इज़ 1। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दिया जाता है डेड लोड के साथ विंड लोड, या फिर विंड लोड अगर नहीं है तो वहाँ पे अर्थक्वेक लोड को लिया जाएगा और वहाँ पे वैल्यू कोलैप्स के केस में 1.5, मतलब कोलैप्स के केस में हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो लिया जाता है वो हमें ज़्यादा लेना पड़ता है, राइट, और सर्विसेबिलिटी के लिए कम लिया जाता है, कम लेना पड़ेगा ना। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लिया जाता है, 1.5 एंड 1 दोनों के केस में। तो हमारा सी ऑप्शन देखो वही है, 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड और 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड, राइट, और 1.2। तो जब हम तीनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कोलैप्स के केस में तो वो हो जाता है 1.2 डेड लोड, लाइव लोड प्लस विंड लोड। ओके वैसे ही सर्विसेबिलिटी के लिए जब डेड लोड के साथ लाइव लोड लिया जाएगा तो 1 लिया जाएगा। ओके और डेड लोड के साथ अगर विंड लोड को लिया जाएगा तो भी 1 ही लिया जाएगा, वो ऑप्शन नहीं लिखा है। और डेड लोड के साथ लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड और विंड लोड लिया जाएगा तो क्या होगा, डेड लोड जो होगा उसका वैल्यू तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो होगा उसके लिए 1 होगा, लेकिन लाइव लोड प्लस विंड लोड, ओके, या फिर विंड लोड की जगह में अर्थक्वेक लोड, मतलब कि ऑप्शन रहता है विंड लोड, अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड, जो दोनों में से जो भी लेना है एक ही ले सकते हैं हम, दोनों नहीं ले सकते कभी भी। ओके ये बात का ध्यान रखना है। तो जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे तीनों का तो वहाँ पे डेड लोड का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, बट लाइव लोड प्लस विंड लोड का वैल्यू जो होगा वो 0.8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी उस हिसाब से हमारा सही हुआ। तो ये हम अगर टेबल देखेंगे तो हमें सही से समझ में आ जाएगा। ओके देन the assumptions that the plane sections normal before bending remain normal after bending। तो ये जो एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड, ये तो सबको पता होगा। तो ये मतलब प्लेन रिमेन जो हमारा नॉर्मल रहता है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बेंडिंग अप्लाई करने से पहले जब हम एक बीम को लेते हैं वहाँ पे एक सेक्शन होता है न्यूट्रल एक्सिस का एक सेक्शन होता है, तो वो एक ऐसा सेक्शन होता है बिफोर बेंडिंग वो जैसे ही नॉर्मल होगा, आफ्टर बेंडिंग भी वो नॉर्मल ही होगा। ओके इसका मतलब ये होता है, तो ये दोनों में अप्लीकेबल होता है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो मतलब कि बेंडिंग कराने से पहले भी नॉर्मल होता है और बेंडिंग करवाने के बाद भी सेम नॉर्मल रहता है। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए भी एप्लीकेबल होता है और लिमिट स्टेट मेथड के लिए भी। ओके इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन द फेल्यूर क्राइटेरिया फॉर एनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स एंड कॉलम्स इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है। ओके देन एज पर IS 456 1978 द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस इन द कंक्रीट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एट कोलैप्स इन फ्लेक्सुरल ऑफ डिज़ाइन पर्पसेस। तो हमारा जो देखो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेस रहता है कंक्रीट का क्या होता है, मतलब आई मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का वो होता है FCK। ओके सो उसके बाद हम जब डिवाइड करते हैं FCK डिवाइडेड बाय 1.5 तो उसका वैल्यू आ जाता है 0.67 FCK, और 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5 जब करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है 0.446 FCK या फिर 0.447 FCK। ओके देन इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ in limit state design of reinforced concrete deflection is computed by using। तो हम डिफ्लेक्शन जो कंप्यूटेड करते हैं, देखो सबसे पहले इनिशियल टेंजेंशियल मॉड्यूलस, ये टर्म तो बिल्कुल आता ही नहीं है RCC में। सेकेंड मॉड्यूलस वो भी नहीं आता है, टेंजेंट मॉड्यूलस वो भी नहीं आता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वैल्यूज ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस। ओके सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एज कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन लिमिट स्टेट मेथड टेक्स कॉन्क्रीट टू, देखो होता क्या है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कभी भी एक मटेरियल का स्ट्रेस को फुल्ली रीच होने नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू लिमिट स्टेट मेथड में कम ही रीच होता है। तो हमारा जो लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, हायर स्ट्रेस लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस, क्योंकि हम लिमिट स्टेट मेथड में मटेरियल को ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम मटेरियल को फुल्ली स्ट्रेस तक हम मतलब कि यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके ये बात है।
देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इम्प्लाइड इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। एक्चुअली होता है कि हमारा जो मतलब कि जो मटेरियल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, फेल कब होता है, उसके ऊपर जो भी लोड आता है, ठीक है, अगर डिज़ाइन लोड से ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे फेलियर क्रिएट होगा, या फिर उसका जो स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से अगर ज़्यादा कम हुआ, तो जो भी उसका स्ट्रेंथ है, अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से अगर कम हुआ तो वहाँ पे फेलियर होगा। तीसरा रीज़न क्या है, दोनों के वजह से। एक तो पहला रीज़न हो सकता है कि लोड उसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो डिज़ाइन लोड से ज़्यादा हो, डिज़ाइन लोड से अगर ज़्यादा हुआ तो फेलियर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा रीज़न ये है कि अगर जो भी उसमें स्ट्रेंथ है, अगर हमारा कैरेक्टर से स्ट्रेंथ से उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है, उसका स्ट्रेंथ कम है ना कैरेक्टर से स्ट्रेंथ से, तो फेलियर हो सकता है। और तीसरा रीज़न ये है कि मे बी उसके वजह से भी फेलियर हो सकता है, मे बी इसके वजह से भी फेलियर हो सकता है। तो इसको जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे होता क्या है, ओ सॉरी, हाँ, यहाँ पे तो हमें पता है कि हमारा जो फेलियर होगा वो 5% से कभी भी ज़्यादा फेलियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आई में 5% से कभी जो फेलियर होता है वो 5% से कभी भी ही ज़्यादा फेलियर, जो मतलब कि आई में 90% जितने भी टेस्ट होंगे उसमें से 5% टेस्ट होंगे वो फेल हो सकते हैं, बट 95% जो टेस्ट होंगे वो फेलियर नहीं हो सकते। तो वही बोल रखा है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोड एग्जिटिंग डिज़ाइन लोड 5%। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा कुछ ऐसा होगा, 0.05 इंटू 0.95 प्लस 0.05 प्लस 0.95 प्लस 0.05 इंटू 0.05। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन के लिए मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे दी ऑर्डर ऑफ, मतलब यहाँ पे 0.09 हो रहा है, तो यहाँ पे 10⁻⁻2 तक जा रहा है। मतलब कि अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 975 डिवाइडेड बाय, मतलब दो फ्रैक्शन तक वो दी ऑर्डर ऑफ फेलियर जो होता है वहाँ पे 10⁻⁻2 तक जाएगा। ओके, तो ये जो आंसर आ रहा है उस हिसाब से वो 10⁻⁻2 लिख रखा है। ओके, सो इस सबसे बेहतरीन बात है कि हमें रिमेंबर करना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतना समझने का टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए हमारा। तो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इम्प्लाइड इन दी लिमिट स्टेट, तो फेलियर जो होता है, मतलब कि फेलियर जो बोल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर इम्प्लाइड, तो फेलियर किस किस वजह से होता है उस तरह से सॉल्व करना है और वहाँ पे जो आंसर आएगा उस हिसाब से दी ऑर्डर लिखना है कि 10⁻⁻0.09 आया है। तो 0.09 मतलब कि पॉइंट के बाद कम से कम दी ऑर्डर ऑफ दी, ओके, सो 10⁻⁻2 हमें लेना है उसका वैल्यू। ओके, ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ सिग्मा CBC इज़ दी परमिसिबल। यहाँ पे से यहाँ तो हम सबको पता है कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर हमें पता है कि दी मॉडल रेशियो इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 280/3 सिग्मा CBC। ओके, देन द स्ट्रेसेस इन द कॉन्क्रीट इन ए रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन लोड ड्यू टू क्रीप। तो हमारा जो क्रीप का वैल्यू होता है ना, जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज़ होता रहेगा उसका वैल्यू डिक्रीज़ होता रहेगा। ये सबको पता है। 7 डेज़, 28 डेज़, 1 ईयर। ओके, सो 7 डेज़ में 2.6 होता है, वैसे ही 28 डेज़ में हमारा 1.2 होता है और 1 ईयर में 1.1 होता है। ओके, सो लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 + थीटा, और जो थीटा होता है वो होता है क्रीप कोफिशिएंट, जिसका वैल्यू जो होता है अकॉर्डिंग टू टाइम जो होता है वो डिक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, 7 डेज़ में जैसे आपका 2.6, वही बात है, 7 डेज़, 28 डेज़, 1 ईयर, 2.6, 1.2 एंड 1.1। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है शॉर्ट टर्म जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो कितना होता है, 5000 डिवाइडेड बाय √/FC के डिवाइडेड बाय 1 + थीटा। ओके, ऑप्शन ए सही है आपका। देन मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। सो सर्विसेबिलिटी किसके साथ मैच होगा, डिफ्लेक्शन के साथ, क्योंकि सर्विसेबिलिटी के लिए का मेन रीजन होता है डिफ्लेक्शन। ओके, देन शेयर की जो होता है स्लाइडिंग, तो होता है क्या है कि जब जो हमारा हमारा जो होता है
रिटेनिंग वॉल, वहाँ पे क्या किया जाता है, स्लाइडिंग को रोकने के लिए हम शेयर की प्रोवाइड करते हैं, ओके। और श्रिंकेज की वजह से क्रैकिंग होता है, हमें पता है। और कंक्रीट स्पेलिंग जो होगा वो कोरोजन की वजह से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2B विल बी करेक्ट, ओके। देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है, लोअर देन दी एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, एवरेज मतलब FM इज इक्वल टू FC के प्लस 1.65 सिग्मा सी। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चाहिए, तो FC का वैल्यू चाहिए। तो FC का जो वैल्यू होगा कितना होगा, FM माइनस 1.65 सिग्मा सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो FC के जो का वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, एवरेज से कम हो जाएगा ना, जितना एवरेज था उससे कम हो जाएगा ना, माइनस हो रहा है उसमें से, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो और भी अच्छे क्वेश्चंस और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ओके। थैंक यू।